वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जिस प्रकार से हमारे चैनल का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसी प्रकार बनाए रखिए। और हम बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे सके ताकि वहाँ पे जाके आपका लड़ सके और आपके एग्ज़ाम निकल जाए और आप अपने जीवन में सफल हो सकें। तो आपका ये पहला सवाल है। वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम सवाल पे चलते हैं। तो 3 पे पावर 25 और 3 पे पावर 26, 3 पे पावर 27, 3 पे पावर 28 ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी? ठीक है, तो ये जो विभाजित होगी इसको करना क्या है, तो 3 पे पावर जो 25 लिखा हुआ है, 3 पे पावर 26, 27 और 28 इन सभी को जो पावर है उस सभी को 4 से डिवाइड कीजिएगा और 4 से डिवाइड करने पर शेषफल अगर कट गया, अगर पूर्णतः कट गया 4 से, पूर्णतः 4 से विभाजित हो गया, विभाजित तो 4 लेंगे और नहीं तो क्या लेंगे हम लोग? शेष लेंगे, शेष। तो शेष क्या आएगा? 4 से भागा देंगे तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3। इतना ही काम करना है। तो 4 छक्के 24, 1 आ जाता, 3 पर पावर 1, 4 छक्के 24, 3 पर पावर 2, 4 छक्के 24, 3 पर पावर 3 और ये 4 से कट गया तो 3 पर पावर 4। तो 3 पे पावर 1 3, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया और ये हो गया 81। इन सभी को जोड़ेंगे, 7 1 8 9 8 17 3 20 के 0 2 और 8 2 10 2 12 यानी 120। अब हम 120 जो मेरा आया है तो 120 को हम चेक करेंगे कि वो किससे कटेगा। जो किससे कटेगा? वो 30 से कटेगा। तो आपका 30 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मौसा। मौसा कहता है कि हम सभी में मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर पावर का सवाल है तो न्यूनतम पावर। ठीक, तो मौसा क्या कहता है? हम सभी में मौजूद रहेंगे लेकिन पावर मेरा क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे 2 सभी में है, हाँ है, 3 सभी में है, हाँ है, और 5 सभी में है, हाँ है, लेकिन 7 सभी में नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि 2 गुने 3 और गुने 5 यही इसका मौसा होगा। अब पावर पे हम ध्यान देंगे। पावर सबसे कम पावर 2 का कम है, तो सबसे कम इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, सबसे कम यही होगा। तो ये ठीक है। अब 3 का चेक करते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये भी ठीक है। अब 5 देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और वहाँ 2 है, सबसे कम कौन है? 2। यानी इसका आंसर क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 5 पे पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। मौसा का नियम ये है कि सभी में होना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मौसा के नियम, सभी में मौजूद लेकिन न्यूनतम पावर, न्यूनतम पावर का प्रयोग करेंगे। और लौसा क्या कहता है? कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। जैसे गांव मोहल्ले में शादी होता है तो कोई भी कार्ड हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। एक पहला बात हो गया। तथा अधिकतम पावर, तथा पावर क्या लेना है? सबसे ज़्यादा वाला पावर आपका उपयोग करना है। ठीक, तो ये पावर के सवाल में मौसा और लौसा के बारे में कुछ नियम बताएं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ठीक है, अगर लौसा इसी के बाद किया लौसा, तो देखिए 2 3 5 7 यही 4 प्रकार की चीज़ है, तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 7, और तो कुछ भी नहीं है। सबसे 2 पर अधिकतम पावर कितना है? 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो ये ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। 3 का देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कौन है? इसमें है 4 है। 5 पर देखें तो 5 पे सबसे ज़्यादा 4 है और 7 पे सबसे ज़्यादा क्या है? 2। तो ये इसका लौसा हो जाएगा और ये इसका मौसा हो जाएगा।
अगला ये सवाल है, रेकरिंग का सवाल है। अब ये रेकरिंग इधर दे दिया है। देखिए रेकरिंग का एक नियम है, जब पॉइंट के इधर रेकरिंग दे, जब पॉइंट के इधर रेकरिंग दे तो जो भी साइन होता है प्लस वाला हो जाता है माइनस और माइनस वाले हो जाते हैं प्लस। तो इस कंडीशन में यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 2 भी क्या हो जाएगा माइनस और 3 भी क्या हो जाएगा माइनस। इसको ऐसे घेर देंगे और यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे। जो बचा है वो लिख देंगे। एक बचा है 0.75 और एक बचा है प्लस 0.78। अब इसको हम जोड़ देंगे, 8 5 13, 7 7 14, 1 15 और यहाँ कितना हो गया -5। अब यहाँ देखिएगा कि -5 और +1 क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 रुपये है। यहाँ पे हम पॉइंट की जगह पे हम अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो एक और स्टेप बना सकते हैं, 5 + 1 और प्लस 0.53। ये आसान हो गया। -5 में 4 गया, -4 और यहाँ हो गया 0.53 लिख सकते हैं। अब ये माइनस अभी बताए थे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये रेकरिंग पे बढ़ जाएगा। तो रेकरिंग कहाँ हो जाएगा, 4 पे पावर -0.53 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार ये देखिएगा, सबसे आसान जल्दी बनाने का क्या है, -2 और -3 -5 हो गया और 75 78 हो गया, 1 रुपये 53 पैसा। तो -5 रुपया में 1 रुपया गया, -4 और 53 और 4 पर रेकरिंग उठा दीजिए, हो गया आपका आंसर। अब ये सवाल है, आप लोग भी इसको बनाइए, कलम कॉपी निकाल के जल्दी जल्दी बनाते रहिएगा और मेरा भी देखिएगा प्रोसेस और आप लोग भी बना के रखिएगा। बैठे नहीं रहना है, जवाब बनाते रहना है। अब देखिए ये है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहता क्या है कि अंतर समान होना चाहिए, चाहे वो घटते क्रम में हो और चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, अंतर समान होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रथम संख्या और इसको बोलते हैं अंतिम संख्या। ठीक, तो प्रथम और अंतिम पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट पे। बाकी अंदर में क्या लिखा हुआ है उसको भूल जाइएगा। तो आपको पहले क्या निकालना है, कुल संख्या, ये कितनी लिखी हुई है। कुल संख्या को हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, अंतिम, अंतिम माइनस प्रथम और बटे अंतर और +1। ऐसी सवाल में आज ये लिख कर दिया हो सके कि 200 से 300 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग। तो 200 के आगे 13 से कटने वाला पहला संख्या और 300 के पीछे 13 से कटने वाला अंतिम संख्या लेकर बस फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हो गया, उसके बाद में चलिएगा। ठीक है, अंतर कहाँ के आएगा, इसमें अंतर कितना का है, 3 का है। तो अंतिम कितना है, 320 में 5 गया 315। अंतर कितना का है, 3 और +1, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 105 बार में। 105 और ये कितना हो गया, 106। यानी कुल कितनी बार लिखी हुई है, 106, ये निकल गया। अब सीधे क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग का फॉर्मूला होता है n/2 और एक बार घटाए थे ना अंतिम माइनस प्रथम, अब जोड़ देंगे अंतिम और प्लस प्रथम। जो भी अंतिम पहले लिखिए या प्रथम पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये हो गया। अब n/2 कितना है, 106 और बटे 2 है और जोड़ देंगे 320 और 5 कितना होता है, 325। इसको कटाएंगे 2 से, 2 5 10, 2 3 6, तो यानी कि 325 को हम 53 से गुना कर देंगे। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो इसको गुना कीजिएगा, 5 3 15, 6 1 7, 3 3 9, 5 25, 15 10 2 12 और 5 3 15 1 16। तो ये हो जाएगा 5 7 5 12, 9 2 11, 1 12, 1 17। तो 17,225 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें एक और पूछ सकता है कुल कितनी संख्या लिखी हुई है, तो आंसर हो जाएगा 101, 106 और योग पूछेगा तो 17,225। दोनों उतार लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, काम आएगा हर जगह। अब इस सवाल को जो है हम लिखे उखेंगे नहीं, यहीं से बना लेंगे। बोर्ड मास जो कहता है, पहले क्या कहता है कि पहले जो है बार कॉलम का काम, उसके बाद छोटी कॉलम का काम, उसके बाद मझली का और सबसे अंत में होता है बड़ी का काम होता है। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले इसका काम होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, लास्ट में इसका काम होगा। ठीक है, ये बात को हमने समझ लिया। और एक होता है, उसके बाद किसका काम होता है, का के बाद किसका होता है, डिवाइड का, और तब मल्टीप्लाई का। जोड़ घटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पहले का काम होगा। का मतलब गुना होता है, गुना लिखना नहीं है। का मतलब गुना होता है कि जिसमें गुना लिखिएगा तो ये गुना करेंगे कि ये गुना करेंगे, कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए का को काय छोड़िएगा, मन में रखिएगा कि ये गुना है। अब इसको हम पहले देखिए, जहां तक ये लाइन खींचा हुआ है वहीं तक पहले काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिट लाइन खींचा हुआ है, 4 में 3 गया, कितना आएगा 1। अब कितना हो गया -1, 5 में 1 गया 4, अब कितना हो गया -4, 6 में 4 गया 2, अब कितना हो गया -2, 5 में 2 गया 3, अब कितना हो गया -3, और 7 में 3 गया, कितना आ जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये रेकरिंग पर ध्यान दीजिएगा। ये कभी अगर यहाँ तक डाल दिया, एक सिखा देते हैं कि अगर 4 - 3 और ये ऐसे लाइन खींचा हुआ है तो यहीं तक है, तो 4 में 3 गया, यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, 4 में 3 गया 1, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस से गुना तो -1। अगर यही -4 और -3 और यहाँ तक लाइन खींच दिया, अब ये पूरा का काम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, कहाँ तक, जहां तक खींचा है वहां तक इसको काम आपको करना है। अब ये सवाल है, अब ये सवाल को हम जो है ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात यहाँ पे क्या किया है, 2 पे पावर a प्लस 3 पे पावर b बराबर दिया है 17। तो जो 17 दिया हुआ है, तो हमको 17 को प्रूफ करना है। करना क्या है, LHS और बराबर RHS, और इसको भी प्रूफ कर देना है और इसको भी प्रूफ कर देना है, तब आंसर मारिए। कभी कभी क्या होता है, ये वाला प्रूफ हो जाता है और अगले वाला प्रूफ नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसलिए दोनों को प्रूफ करके तब हम सटीक आंसर मारेंगे। तो अब हम a का मान, तो अब 17 कैसे आता है, 17 10 7 17 भी होता है। तो क्या 2 पे पावर कभी करने पर 10 आता है, नहीं आता है। 9 8 17 होता है, तो 9 तो होता है, ये 8 ये बन जाता है, तो 2 पे पावर 3 8 बन जाता है, और 3 पे पावर स्क्वायर 9 हो जाता है, तो ये 17 बन जाएगा। यानी ये मेरा हो गया a और ये मेरा हो गया b, यानी a का मान 3 और b का मान 2, और यही मान यहाँ बैठाते हैं। तो a का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, माइनस b कितना है 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 पे पावर 5 होता है 32, और 3 पे पावर 3 होता है 27। तो 32 में 27 गया, कितना आ जाएगा 5। यानी कि मेरा ये भी प्रूफ हो गया 17, और मेरा 5 भी प्रूफ हो गया, कितना ये आ गया। यानी कि अब सटीक आंसर हो गया a का 3 और b का 2, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार और फिर से। चलिए इसको बनाइए। तो आप इधर देख क्यों रहे हैं, बनाते क्यों नहीं, आप बैठे क्यों रहते हैं, बनाइए इसको। चलिए इसको बनाइए। तो कैसे बनाएंगे इसको, अब कहता है कि 5,49,162 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। जैसे ये x का स्क्वायर है और यहाँ y है मान लेते हैं, तो स्क्वायर बनाना है। जब ये उधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा आपको, वर्गमूल। तो यानी कि हमको क्या काम करना है, वर्गमूल निकालने का काम करना है। इसको हम पहले वर्गमूल निकालेंगे, और कभी भी घटाने की बात करेगा, किसी भी सवाल में घटाने की बात करेगा, घटाने का बात करेगा, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शेषफल निकालना है। आपको सिर्फ शेषफल जो भी आएगा वो क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा शेषफल। चलिए तो इसको हम वर्गमूल निकालते हैं। कितना दिया है 549,162। इधर से ऐसे ऐसे करके घेर देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 7 7 कितना होता है 49, ये 7 और 7 हो जाएगा 14, 14 में 9 गया 5, ये हो जाएगा 2 हमेशा उतरता है। अब ये कितना बार खिलाएंगे 4 बार, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17 और 4 1 5, 576। फिर माइनस कर देंगे, लेकिन ये 4 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 4 और 1,
11 में 6 गया 5, 8 में 7 गया 1, और ये उतर जाएगा 62। अब ये सिर्फ एक ही बार खाएगा, 2 बार तो खा नहीं सकता क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 1 है, तो एक बार खिलाते हैं इसको तो 14 से 81 आ जाता है। अब इसको माइनस करते हैं, 2 में 1 गया 1, 16 में 1 गया 8, 8, यानी क्या शेष फल बचा 81, यानी 81 अगर इसमें हम घटा देंगे तो ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर होगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा ही निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 81। इसको देख लीजिए और इसको उतार लीजिए। अगला सवाल है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। आखिर ये औसत होता क्या है? औसत का मतलब होता है एक का वैल्यू। अगर 12 कलम का औसत अगर 20 टका दिया है, 20 रुपया दिया है, इसका मतलब एक कलम का दाम 20 रुपया है, तो 12 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 12 गुने 20 कर देंगे। उसी प्रकार 3 लड़के की औसत आयु 16, यानी एक लड़के की आयु 16 वर्ष है, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 16 या 48। ठीक है, तो 3 की कुल योग कितनी हो जाएगी? 3 की कुल योग कितनी हो जाएगी? 16 तिया कितना होता है? 48। तो 48 हो गया। अब इस 48 में 3 प्रकार के लड़के हैं, तो 3 कौन कौन अनुपात में है? 4, 5 और 7। तो यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे और यहाँ 7 अनुपात। ये टोटल है, तो हम टोटल काम करेंगे। तो 5, 4, 9, 7, 16। तो 16 का वैल्यू कितना हो गया? 48। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब 1 का जब वैल्यू निकालिए तो क्या पूछा? सबसे छोटे लड़के की आयु। अब जिसके बारे में पूछेगा, बोलेगा कि दूसरा और तीसरा का अंतर, तो अंतर कितना है? 5, 7 का, 2 का, तो 2 गुना 3 क्या कर देंगे? 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है सबसे छोटा कौन है? 4, और 4 को क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। 4 तिया कितना हो गया? 12 वर्ष आपका आंसर हो गया। चलिए इस सवाल को बनाइए। आपका अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। कभी भी इसको हम एक्स वाई से नहीं बनाना है, जब भी बनाएंगे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। तो जो ऑप्शन लिखा हुआ इसको आप चाहेंगे तो आप नोट में लिख सकते हैं। आपको जो पेज मिलेगा एग्जाम में, तो आप ये 1/4 लिख दीजिए ऐसे करके, उसके बाद 7/10, उसके बाद 5/11, उसके बाद 5/8, ये आपने लिख दिया। और कहता है हर उसके अंश से 3, नीचे वाला 3 अधिक है, तो नीचे वाला सही में 3 अधिक है, सब में 3 अधिक है, सब में 3 है, इसमें 3 नहीं है शायद। और कितना है ये? 8/11 है ना, 8/11 है, 8/11 सब ठीक है। 1/4, 7/10, 8/11 और 5, सब 3 अधिक है, यानी सब कुछ बात सही हो गया इसका। यदि अंश में 7 जोड़े और हर में 2 घटाएं, यानी ऊपर आपको 7 प्लस करना है, नीचे 2 माइनस, ऊपर 7 प्लस करना है, नीचे 2 माइनस, ये सब में हमने कर दिया। और करने के बाद हमको क्या आना चाहिए? भिन्न 2 आना चाहिए। प्रूफ हो गया तो मेरा आंसर हो गया। तो हमको लगता है 7, 1, 8 और 8/2, तो ये 4 आया, तो यानी ये वाला रोंग। 7, 7, 14, अब बटे कितना आया? 8, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी रोंग। 8, 7, 15, अब बटे 9, ये भी नहीं आएगा 2। 7, 5, 12 और 8 में 2 गया 6, हाँ कट के कितना आ गया? 2, यानी ये मेरा प्रूफ हो गया। तो प्रूफ हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करके बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी आपसे। राहुल और विशाल के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये एज का सवाल है। अब एज के सवाल में क्या करना है? कोई भी सवाल को एज के बनाने के लिए आपको वर्तमान पे ज्यादा ध्यान देना है। वर्तमान का मतलब अभी, अभी कितना दिया हुआ है। अगर नहीं अभी दिया हुआ है तो अभी ला देना है। जैसे वर्तमान में कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 1:2 है, ये वर्तमान में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। एक्स 1 तो लिखते नहीं है, झूठ पूछ का 1 लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना है। 1 का मतलब हो एक्स, एक्स अब बटे क्या कर देंगे? 2x। ये वर्तमान हो गया। इसके बाद जोड़ना हो जोड़िएगा, घटाना हो घटाइएगा करके, और आगे कुछ ना कुछ देवे करेगा, वो लिखिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व ए तथा बी
ए तथा बी 2:3 था। अब ये था दे दिया, वर्तमान तो नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x डाल दीजिएगा और यहाँ a बटा b कर दीजिएगा। अब a बटा b का मतलब ऊपर सारा काम a का होगा, नीचे सारा काम b का होगा। तो आप जो लिखा हुआ है लिख दीजिएगा 2x और 3x। तो ये वर्तमान नहीं है, 2 वर्ष पहले है, तो पीछे वाले को आगे कर देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। तो सब में क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। अब ये बन गया वर्तमान। अब आपको जो करना है, जोड़ना है, घटाना है, घटाइएगा और आगे जाके सवाल बनाइएगा। ठीक, लास्ट तीसरा पॉइंट बता देते हैं। 5 वर्ष बाद ए तथा बी 3:4 होगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, पहले करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 वर्ष बाद दिया है तो इसको पीछे करके वर्तमान लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x, इसमें भी 5 माइनस 4x और इसमें भी 5 माइनस। अब फिर आप लिख दीजिएगा a बटा b, यानी वर्तमान कितना हो गया, 3x माइनस 5 और 4x माइनस 5। अब उसके बाद आपको बोलेगा जोड़ेंगे, जोड़ना है, घटाना है, घटाइएगा, अनुपात देगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये 3 कंडीशन है। वर्तमान दिया है तो आसान है, पहले का दिया है तो जोड़ के वर्तमान कर लीजिए, बाद का दिया है तो घटा के वर्तमान कर लीजिए, उसके बाद बनाइए, सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली बात, ये दोनों का वर्तमान दिया हुआ है 1:2, किसका किसका है, राहुल और विशाल। तो R4 राहुल और V4 विशाल लिख दिए। कितना दिया हुआ है, x, और नीचे क्या कर देंगे, 2x वर्तमान है। अब आप क्या बोला, 5 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब अब जो काम करना है कीजिए, जोड़ना है जोड़िए, क्योंकि वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान का काम हो गया। आपको जो बोला आप कीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व, यानी कि इसमें भी 5 माइनस होगा और इसमें भी 5 माइनस होगा, क्योंकि आयु सबका घटता है, आयु सबका बढ़ता है। अगर पर्सनली बोलता है तब पर्सनली पहले कीजिएगा। कैसा हो गया, 1:3 हो गया, तो 1/3। अब देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, तो खाली गुना करना है और घटा देना है। तो पहले x वाला का 3 गुना x 3x, 2x गुना 1 2x, और 3x में 2x गया, कितना आएगा x। 5 दिया 15 और 5 के 5, 15 में 5 गया 10। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, बस इसका तरीका क्या है, सेम रहेगा, माइनस कीजिएगा। सेम अगर मिलता है तो माइनस करना है, और उल्टा मिलता है एक प्लस और एक माइनस तो गुना करके जोड़ देना। इतना ही आप काम कीजिएगा। तो ये भी माइनस, देखिए ये नंबर वाला का काम नंबर की तरफ से, एक्स वाला का काम एक्स वाली तरफ से। तो ये नंबर वाला है तो ये भी दोनों माइनस में है, इसलिए 5 दिया 15 और 5 10 लिख दिए। ये अब एक्स वाला दोनों प्लस में है, तो ये 3x और ये 2x घट के कितना आ गया, x आ गया। अगर यही प्लस होता है एगो माइनस तो 5 दिया 15 और 5 जुड़ जाता, 15 5 होता है 20 जाता। ये हो गया। अब x का मान आपका कितना निकल गया, 10, यानी ये निकल गया कितना साल, 10 साल, और ये कितना निकल गया, 20 साल। कह रहा है क्या सवाल में, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष दोनों में प्लस होगा, तो 10 और 5 ये कितना हो जाएगा 15, और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। अब काट दीजिएगा, 5 दिया 15 और 5 25, तो क्या आ गया 3:5 इज द राइट आंसर। शुरू से लिखिएगा, इन्हें की स्क्रीनशॉट खींचिएगा, क्योंकि यहाँ का सवाल यहाँ पे आपका बना हुआ है। अब ये सवाल है करनी का सवाल है, तो करनी के सवाल में 1/216 दिया हुआ है और -2/3 है, और भागा दिया है, भागा मतलब होता है बट्टा, 1/27 दिया हुआ है और -4/3 दिया है। देखिए ये जो माइनस है ना, ये माइनस को चेंज कीजिएगा, ये माइनस को चेंज कर दिए, सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। और ये माइनस को चेंज हम कैसे करते हैं वो हम बता देते हैं आपको कैसे चेंज करेंगे। बस इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे ये प्लस हो जाएगा, इसको पलटेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो पलट दीजिए इसको। तो ये कितना हो गया 216 पे पावर अब कितना हो जाएगा 2/3, और भागा है तो बट्टा है 27 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 4/3। अब देखिए 216 6 पे पावर 3 का है, तो यहाँ लिख देंगे 6 पे पावर 3, और पावर 3 जब जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, पावर कभी भी जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 2/3, और ये कैंसिल, फिर नीचे वाले काम करेंगे। 3 पे पावर 3 का है तो 3 पे पावर 3 कर देंगे और 4/3 कर देंगे, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, 9 चौके 36 9 9 81, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4/3
9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये जब भी यहाँ पे माइनस होगा पलट दीजिएगा, कुछ भी रहेगा पलट दीजिएगा। अब देखिए 1 आ गया, मान लिया यहाँ पे 4 रहता तो 4 नीचे आता, 216 ऊपर जाता। चलिए अब हम चुनाव की बात करते हैं। चुनाव की बात करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। नहीं किया मत कीजिए, 100% में 5% आप नहीं किए, नहीं किए तो किए कितना, 95%। अब जो भी जीत हार का फैसला होगा इसी में होगा। 95% में सफल उम्मीदवार को 48%, तो सफल यानी जीतने वाले को कितना मिल गया, 48%। तो जब इसको 48% मिला तो इसको कंफर्म कितना मिलेगा, 47% कर लीजिएगा माइनस, 15 में 8 गया 7, 4 में 4 गया 4। अब ये हो गया ऐसा बात, तो सफल उम्मीदवार कुल मतों से यदि 48% लाकर 1500 मतों से विजयी, कोई जीत जाए या हार जाए वो परसेंटेज का ही अंतर होता है। आप जीतिए और या हारिए, क्या कहलाएगा, परसेंट का अंतर। तो कितने परसेंट का अंतर में अंतर है, 1%, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया आपका 15। और जब 1 का आ गया तब आगे कुछ करना नहीं है, बस जिसका पूछा उसका जवाब दीजिए। किसका पूछा है, पराजित उम्मीदवार का जो है कितने मत, कौन हारा है, ये ना हारा है, तो इसको खाली 47 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 47 और इंटू 1500 कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। एक तो 00 होगा, 15 सतह होता है 105, अब 15 चौके 60 और 10 70, यानी 70,500 हारने वाले को मिला। अगर यही जीतने वाले को पूछता तो 48 से मल्टीप्लाई कर देते। अब अगला सवाल है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 8/3% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसे 72 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। किसी को ज्यादा मिले और या कम मिले वो क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। यानी पहले उसकी आय कितनी थी 100, अब उसकी आय कितनी हो गई 100 प्लस 8/3% हो गया। तो ये दोनों में कितना का अंतर है, यही ना अंतर है, 100 माइनस हो जाएगा तो यही अंतर है। यानी क्लियर हो गया कि 8/3 का वैल्यू कितना दे दिया है 72, क्योंकि आप हमसे ज्यादा कमाते हो या कम कमाते हो तो दोनों के बीच के क्या कहलाता है, अंतर ही कहलाता है, यानी डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन। तो 8/3 8 से कटाते हैं, ये 9 बार में चल जाएगा उधर, यहाँ 1 बचेगा, तो 9 तिया कितना हो गया 27, यानी 1% का वैल्यू कितना निकल गया 27। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या थी, तो मासिक आय तो यही थी पहले 100, अब ना बढ़ गई, तो 1% का वैल्यू 27, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा कमी के बात करेगा तो इसी प्रकार बनाइए, जैसे मान लीजिए कमी हो गया आपको 20%, तो यहाँ 80 होगा और यहाँ 100 होगा, यहाँ 20% लिखाएगा, बराबर जो कमी लिखेगा वो लिख दीजिएगा। अब ये सवाल देखते हैं, एक दुकानदार अंकित मूल्य की 10% की छूट देता है, दीजिए। छूट दीजिएगा तो कीजिएगा क्या, लाभ, छूट दीजिए क्या होगा, आपको बेचना पड़ेगा। कभी भी अंकित मूल्य का छूट, ये फार्मूला है, इतने फार्मूला से सारा हिसाब बनता है। अंकित मूल्य का छूट परसेंट, कमी परसेंट या बट्टा से हमेशा क्या बनता है, बेचेगा। कोई भी आदमी क्या करेगा, बेचेगा। उसी प्रकार क्रय मूल्य का लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, वो हमेशा वो भी क्या करेगा, बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य कहलाएगा। यही 2 फार्मूला पे लाभ हानि टोटल सवाल आपका बन जाएगा, लाभ हानि क्रय मूल्य अंकित मूल्य टोटल सवाल बनेगा। बस इसको समझना है, इसको हर एक बात पर ध्यान देना है। जब भी आपको लाभ हानि की बात आएगी तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य घुसेगा, जब भी आपकी छूट की बात आएगी तो अंकित और विक्रय मूल्य पर ध्यान दीजिएगा। अब 2 चीज पर ध्यान देना है, कब, जब छूट हो बट्टा हो, लाभ हानि हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, बस इतने पर ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए, अंकित मूल्य का 10% का छूट देता है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य पहले कितना था 100 था, छूट दिया, तो छूट दिया तो किया क्या, वो बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बन गया। तो कितना छूट दिया 10%, यानी 90 में बेच दिया, हो गया विक्रय मूल्य। ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य।
अब विक्रय मूल्य जब आ गया तो उसको क्या हो गया बोलिए, 8% का लाभ। यहां ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य का लाभ परसेंट ही क्या बनता है, विक्रय मूल्य। यानी ये 108 का वैल्यू है। क्या क्रय मूल्य अब यहाँ पे 100 मान लीजिए, इसको भूल जाइए, इसको तत्काल भूलिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये विक्रय मूल्य और लाभ पे आया। जब विक्रय मूल्य और लाभ की बात आए तो यहाँ पे अब क्या घुसेगा, क्रय मूल्य। यानी 108% का वैल्यू दिया है। 108% बराबर कितना लिखेंगे, 90। हम किसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, 100% का। यहाँ पे 100 मेरा क्या है बोलिए, 100 मेरा क्रय मूल्य है, जिसको हम लोग कहते हैं सीपी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लाभ की बात हुई। और लाभ हानि की जब भी बात आएगी तो क्रय मूल्य घुसेगा। ये मत कहिएगा कि ये 100 अंकित मूल्य का बात नहीं है, अंकित मूल्य खत्म हो गया, हटाइए उसको। और 90 बटे कितने हो जाएंगे, 108, और गुने क्या हो जाएंगे, 100। 90 से ये 10 बार में, और ये कट जाएगा आपका 12 बार में। नहीं, 9 से 10 बार में, 9 से ये 12 बार में। अब यहां देखते हैं, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, इसको कैंसिल यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए क्या बचा आपका, 10 बटे 12। अब यहां पे लिख लीजिए आप अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। अंकित मूल्य आपका कितना है, 100। क्रय मूल्य कितना है, 1000 बट्टा 12, 1000 और बट्टे 12। नीचे तो 12 रहता नहीं है, 12 चल जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 अनुपात 1000 हो गया। ये बात हो गई। काटने का मन है काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आप लग रहा है कि ये 90 है, नहीं ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है। आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो अधिक हो तो अधिक का फॉर्मूला होता है वृद्धि परसेंट। अधिक बोले तो वृद्धि परसेंट का क्या होता है फॉर्मूला, अंतर गुना 100 बटे कम। अंतर गुने 100 बटे कम। अब देखते हैं क्या आता, अंतर कितना का है, 200 गुने 100, और बटे कम कौन है दोनों में, 1000। कितना आ गया, 20% आपका ज्यादा है। अब चाहते तो यहां से भी बना सकते थे, 10 12 दिया था तो 12 हो जाएगा अंकित मूल्य और 10 होगा क्रय मूल्य। अंतर कितना का हो गया, 2 गुना 100, अब बटे कम कौन है, 10, तो यहां से भी आपका कितना आ जाएगा, 20%। लेकिन हम कभी ये प्रोसेस इसलिए बताएं कि कभी यहाँ पे 191 बट्टा कुछ आ जाता है, कभी यहाँ 81 बट्टा आ जाता है, तो यहाँ बैठाइएगा, बट्टा वाला यहाँ जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। और अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, कम होता ही नहीं। एमआरपी हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए अंत तक देखिएगा, हर बात को सुनिएगा कि क्या क्या कह रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। हड़बड़ में बहुत सारा काम गड़बड़ हो जाता है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 67 यानी कि 67.20 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान तरीका है, 5% हानि हुआ तो कुल आपका कॉस्ट मान लीजिए, कुल क्रय मूल्य 100%, आप 5% हानि की अपेक्षा, तो 5% हानि होगा तो 95%। अब इसकी अपेक्षा आप 5% लाभ पे बेचे, 100 में जोड़ दीजिएगा, 100 में ही घटता है, 100 में ही प्लस होता है, तो 105 हो गया। और ये जो दिया है अधिक या कम, हम बार बार यही बोले, अधिक या कम क्या कहलाता है, अंतर। अधिक या कम क्या कहलाता है, अंतर। तो अंतर किसका, 2%, 2 आदमी, 2 संख्या, कुछ चीज का भी 2 अनुपात। तो यहाँ 2% का अनुपात कितना का अंतर है, 10%। तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, 67.20। तो हमको निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान के रखे थे, 100, तो हमको 100 का निकालना है, तो 100% का निकाल देते हैं, तो 10 के नीचे 67.20 बटे 10 और गुने क्या हो जाएंगे, 100। इसका पॉइंट टूटेगा, नीचे हो जाएगा 100, और ये कैंसिल, ये और कैंसिल। कितना बचा आपका, 672। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 672। आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को बनाइएगा।
एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के दिए हुए हैं। हम दो तरीका से इसमें सवाल में बताना जरूरी है। एक अगर कुल मूल्य देता है, कुल मूल्य देता है, और एक आपका कुल सिक्का देता है, कुल सिक्का देता है। तो दो तरीका हम बता रहे हैं, दोनों का सवाल को देख लीजिएगा। कुल सिक्का देता है, कुल सिक्का वाला में भागा होता है लेकिन उल्टा। अब कुल मूल्य के सवाल में क्या होता है, ऐसे क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक, कुल मूल्य का मतलब होता है यहाँ सिक्का नहीं देगा, यहाँ 520 टका 520 रुपया वैल्यू दे देगा या 1200 दे देगा। अब यहाँ सिक्का दे दिया है, तो चलिए इसको तो हम पिछले क्लास में बताए हुए थे, इसको हम देखते हैं कि किसको किस बनाते हैं। भागा देना है, क्योंकि हम जानते हैं बना सकते हैं, हम चाहेंगे आसान तरीका से बना सकते हैं। कभी माइनर मिस्टेक हमसे उसको समझने में लेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अब हम जल्दीबाजी चाहते हैं बनाना, तो 13 रुपया उल्टा चलेंगे, ये रुपया है, ये क्या दिया है, मूल्य का मतलब क्या होता है, रुपया। 13 रुपया हमको चाहिए, तो 1 रुपया वाला के गो सिक्का दीजिएगा, 13 गो ही सिक्का दीजिएगा, हाँ या ना बोलिए। हमको 11 रुपया देना है, 50 पैसा वाला के गो सिक्का दीजिएगा, 11 दूना 22, क्योंकि 2 50 पैसा मिलकर 1 रुपया बनेगा, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हमको अब 7 रुपया दीजिए, लेकिन 25 पैसे वाले सिक्का दीजिएगा, तो 4 25 पैसा मिलकर क्या बनेगा, 1 रुपया, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। तो ये सब क्या है, सिक्का हुआ, ये सब क्या हो गया, सिक्का हो गया। अब सिक्का का अनुपात, अब बराबर सिक्का बराबर सिक्का, LHS बराबर RHS। सिक्का कितना दिया हुआ, 378। इन सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेते हैं, तो 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6 63 और 378। तो इसको काट देंगे तो 63 चल जाएगा नीचे, कट के कितना आ जाएगा, 6 बार में कट जाता है। एक का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो आपसे क्या मांग रहा है, 50 पैसे का कितना सिक्का, सिक्का यहाँ है, तो 50 पैसा वाला ये है, ये 1 रुपया वाला ये 50 पैसा, और ये 25 पैसा कितना है, 22 है। तो 50 पैसे वाले सिक्के आपके कितने हैं, 22, और 22 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, कितना होगा, 132। अब रही बात, ये तो हम ऐसे बता दिए, लेकिन बोले थे भागा देके, मान लीजिए कि ये भूल गए, तो ये भागा करना है। भागा क्या करना है, उल्टा ऐसे। तो 13 को 1 से भागा लगाइएगा, प्लस 11 को 0.50 से, का पैसा है, और 7 को 0.25 से, और बराबर कितना लिखिएगा, 378। क्योंकि ये पॉइंट टूटेगा तो 100 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट टूटेगा तो इसका 100 ऊपर जाएगा, आएगा वही चीज आ गया। यहाँ पे ये 13 ही होगा, ये 11 दूना कितना होगा, 22 होगा, और ये 7 चौके 28 हो गया, वही आ गया चीज जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो ये देख लिया, सिक्का वाला ये हो गया। यही अगर देता कि कुल मूल्य दे देता, तो सीधे इसको इससे गुना 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 करके बराबर उतना लिख देते हैं। अब ये सवाल है, अब ये सवाल को हम किस प्रकार से बनाएंगे। 3 साझेदार है, 3 साझेदार ABC ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपया, 13,800 रुपया तथा 19,200 रुपया लगाए हैं। तो वर्ष के अंत में 50,400 रुपया के कुल लाभ में से B का भाग कितना होगा, B का भाग क्या होगा, कितना होगा। तो ये हम सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एक दो फॉर्मूला है, CT बराबर P। जब CT बजती है तो P आवाज करती है। C का मतलब हो जाता है पूंजी, जो आप पैसा कहीं मार्केट में लगाते हैं, और T का मतलब होता है समय, कितने महीना कितना वर्ष के लगाते हैं, और P का मतलब लाभ होता है। यानी पूंजी गुना समय हमेशा क्या बनाएगा, आपको लाभ बनाएगा। तो बताइए समय बराबर क्या होगा, लाभ बटे पूंजी। लाभ ऊपर रहेगा, पूंजी कहाँ जाएगा, नीचे। अब आपको निकालना है, पूंजी निकालना है, तो पूंजी बराबर कैसे बनेगा, तो लाभ बटा समय, लाभ और बटा क्या हो जाएगा, समय। एक ये तरीका हुआ, एक से हम 2 निकाल लिए, और एक C1 T1 बटे P1, C2 T2 बटे P2।
मैक्सिमम सवाल आपका इतने चीज से बन जाएगा। बस यही ध्यान दीजिएगा कि आप उस मार्केट में कितने समय के लिए हैं। जैसे 1 साल का बिजनेस है तो ये 12 महीना हुआ। आप 6 महीने के बाद आते हैं तो 6 महीने के बाद आते हैं तो 6 महीना न रहें। आप 2 महीने के बाद आते हैं तो 10 महीना रहें। आप 9 महीने के बाद आते हैं तो 3 महीना रहें। आप 4 महीना बाद चले जाते हैं तो यानी कि आप 4 महीना ही रहें। आप 6 महीना के बाद निकल जाते हैं तो यानी कि आप 6 महीना ही रहें। तो यही समय हुआ, ये हो गया अगर। अब यहाँ पे है कभी समय अनुपात में देगा, कभी पूंजी अनुपात में देगा, कभी लाभ अनुपात में देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठाइएगा बन जाएगा आपका। अब यहाँ भी 3 प्रकार का पूंजी है। समय सबका बराबर है। जब समय सबका बराबर हो तो समय मत लिखिएगा, सबका एक के वर्ष है। तो पूंजी कितना है 102 पर 00। हम चाहेंगे तो वहीं काट देंगे, 00 वहीं काट दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। यहीं पे आप काट के इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और वो कुल पैसा है, लाभ हुआ है, उसमें बांटना है तीनों आदमी को। तो ये हम भी वही काम करेंगे। फिर काटेंगे 2 से, 2 5 10 एक बार में, 2 6 के 12 9 बार में, 2 9 18 2 6 के 3 से 17 बार में, 3 दूना 6 3 तिया 9, 3 तिया 9 3 दूना 6। ये आपका निकल गया। इसको 17 भाग पैसा मिलेगा, इसको 23 भाग मिलेगा, इसको 32 भाग मिलेगा, लेकिन कुल पैसा कितना है 50,400। तो कुल दिया है, कुल का मतलब होता है टोटल। इसको भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है 3 2 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7 72। तो 72 का वैल्यू कितना दिया है 50,400। हम हर कंडीशन में किसका निकालेंगे, एक को, क्योंकि एक दुनिया में क्या है सभी चीज से मल्टीप्लाई है। यानी एक क्या है मल्टीप्लिकेशन नंबर है, और 0 क्या है एडिशनल नंबर है। 0 को किसी संख्या में जोड़िए और या घटाइए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक किसी से गुना कीजिए या एक को किसी से भाग दीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए एक को मल्टीप्लिकेशन नंबर कहा जाता है। और 72 को कितने से कट जाएगा ये, तो ये लगता है 6 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 7 दूना 7 बार में कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 700 हो गया। अब किसका पूछा है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा 23 है, तो 23 को 700 से गुना कर दीजिए। 7 तिया 21, 14 2 16, तो 16,100 इसका आंसर होगा। क्या ऑप्शन में है, नहीं है। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके पास ये। अब ये सवाल जो है वो मिश्रण का सवाल है, और मिश्रण का सवाल कहता है कि सभी कुछ बराबर होना चाहिए, तभी आप हमको बनाइए। जैसे ये है क्रय मूल्य, यहां भी होना चाहिए क्रय मूल्य। मतलब कोई सामान आप खरीदें, चाहे सामान सस्ता खरीदिए और चाहे सामान महंगा खरीदिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामान सस्ता हो या महंगा हो। अगर सस्ता लिखे हैं तो इधर वैल्यू सस्ता का आएगा, अगर महंगा खरीदे हैं तो इधर जो भी अनुपात आएगा महंगा का आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे अनुपात में तो कुल आपका मान आ जाएगा। ठीक, और यहां जो लिखाएगा दोनों का, दोनों के मिलाकर यहां भी क्या लिखाएगा, क्रय मूल्य। तो तीनों आपका सेम होना चाहिए, 1 2 और 3। अगर औसत का सवाल, औसत लड़का का औसत, लड़की का औसत, दोनों का औसत। अगर संख्या की बात, ए की संख्या, बी की संख्या, दोनों की संख्या। अगर सवाल विक्रय मूल्य का आया, बेचने का सवाल, तो विक्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य। ठीक है। तो अब रही बात है कि एक 60 रुपया वाला सामान है और एक आपका 65 रुपया वाला सामान है। ये सस्ता हो गया और ये महंगा हो गया, तो ये भी खरीदे हैं, ये भी खरीदे। लेकिन यहां क्या किए हैं, कहता है 60 रुपया प्रति केजी की चाय को 65 रुपया प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण 68 रुपया 20 पैसे प्रति केजी की दर से बचने पर 10% का लाभ। यानी ये सामान को बेचा है तो ये तो मेरा दे दिया है विक्रय मूल्य, यानी ये एसपी दे दिया है, सेल प्राइस दे दिया है, इसमें इसको 10% का लाभ हुआ है।
तो यहाँ तो हमको चाहिए क्रय मूल्य, तो वो तो 110% का वैल्यू है, क्योंकि जब भी बेचेगा तो क्रय मूल्य का लाभ या क्रय मूल्य का हानि होगा, हम पीछे के चीज में बता चुके हैं। तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे 110% बराबर 68.20। तो हम किसका निकालेंगे वैल्यू 100%, यही मेरा 100 क्या कहलाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य कहला जाएगा, जो यहाँ लिखाने वाला है। तो 68.20 ये आ जाएगा नीचे 110 और गुने कितने हो जाएंगे 100, इसका पॉइंट टूटेगा 100 और ये 100 100 कैंसिल 0 0, 11 से कटाएंगे 11 छक्के 66, 11 दूना 62, यानी यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 62 लिखा जाएगा। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 65 में 62 गया 3 हो जाएगा और 62 में 60 गया 2, तो आप किस अनुपात में मिलाए 3:2। जैसे भोज भात होता है, चाहे कोई अच्छे गेस्ट आए तो उनके लिए महंगे सामान और जो नॉर्मल हो गए उनके लिए सस्ता सामान, जो आजकल घर समाज में हर जगह चलता है। ठीक है, तो ये हो गया सस्ता। सस्ता आप 3 के 3 रेशियो में खरीदे हैं और महंगा 2 रेशियो में। अगर इस सवाल को बनाने का मेरा मन किया, बोल दिए कि दोनों जो है वो 60 केजी खरीदे, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर कितना लिख दीजिएगा 60 केजी, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12 केजी। तो अब बताइए ये कितना खरीदे, 12 या 36 केजी खरीदे हैं 60 रुपया वाला, और 12 दूना 24 केजी खरीदे हैं 65 रुपया वाला, तो कुल कितना खरीदे, तो यहाँ 24 गुना 65 कर लीजिएगा और यहाँ 36 गुना 60, तो कुल पैसा जोड़ लीजिएगा और जोड़ के बता दीजिएगा। तो यहाँ से सवाल को बना सकते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका 3:2। तो हमने जितना बताया उसको फिर से देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये। अगला आपका सवाल है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सके, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। तो इसका एक तरीका होता है M1 D1 T1 और बटे क्या होता है W1 बराबर M2 D2 T2 और बटे क्या होता है W2। M हो गया पहला आदमी, पहले ग्रुप का आदमी, पहले ग्रुप का आदमी हो मशीन हो सब सेम होता है। D4 दिन हो गया, T4 टाइम समय 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्रतिदिन। W हो गया काम, अगर ये 20% काम करता है ये ग्रुप तो ये 80 करेगा 80%, ये अगर 1/2 करता है तो ये आधा करेगा, तो ये ऐसा बात होगा। तो अगले ग्रुप ये देख लीजिएगा इसको। तो 12 बढ़ई 6 घंटे 24 दिन में कितना काम कर लेता है 460 काम कर लेता है। 18 बढ़ई 8 घंटे 36 दिन में कितने काम करेगा, ये आपसे पूछा है। इसको काटते हैं तो 6 से 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 8 से काटते हैं 8 तिया 24 और 3 3 क्या हो गया कैंसिल। 6 से काटते हैं 6 बार में और 2 से काटते हैं 3 बार में। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, सीधे ये चल जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 460 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 6 तिया 18 4 तिया 12 1 13, यानी 1380 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कि ए अकेला कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 15 दिन में तथा सी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो अच्छा सवाल है। देखिए पहली बात ध्यान दीजिएगा कि तीनों मिलकर कार्य आरंभ करता है, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो 2 दिन तो तीनों काम किया, और जब 2 दिन तीनों काम किया तो बचा कौन बी और सी। बी और सी किया, पता नहीं बी और सी कितना दिन काम किया, लेकिन काम समाप्ति होने से 2 दिन पहले बी चल जाता। अब यहाँ से बी चल गया तो ये 2 दिन का जो काम है वो कौन करेगा सी करेगा। तो यानी यहाँ और यहाँ वाला में क्लियर है, जो भी शेष काम बचेगा वो कौन करेगा बी और सी करेगा। हमने सब क्लियर कर लिया। अब इसको हम सवाल को देख बनाते हैं। ए आपका 12 दिन, बी
बी आपका 15 दिन और सी 20 दिन। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 60। 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में और 20 से 3। ये जब भी होता है ये क्या होता है, कुल काम होता है, ये कुल काम। और यहाँ जो भी निकलता है वो क्या निकलता है, एक दिन में काम निकलता है, एक दिन में काम। सब कुछ निकल गया क्षमता। अब रही बात है कि 2 दिन कौन काम किया, तो 2 दिन तीनों काम किया है। तो 2 दिन कौन काम किया है, ए बी और सी काम किया है। तो 2 गुना क्या करेंगे ए बी सी का काम, 5 4 9 3 12, तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 दूना कितना हो गया 24, काम खत्म हो गया। अब ये 2 दिन पहले बी भागा तो किया है कौन, सी, तो सी किया है ना 2 दिन काम, सी किया है 2 दिन काम। तो 2 दिन किसका निकाल देंगे, सी का निकाल देंगे। तो 2 गुना सी कितना करता है, 3 काम करता है एक दिन में, तो ये 6 काम। तो कुल काम कितना समाप्त हो गया, 30 काम इन लोगों ने समाप्त कर दिया। तो यही ना 30 काम किया था बीच में जो है वो कौन था, बीसी। तो बीसी कितना दिन काम किया, 30 दिन, क्योंकि 60 में 30 काम खत्म हो गया। ये किसका काम है, बीसी का काम है। तो 30 बटा बीसी से भागा लगा दीजिएगा, बीसी का कितना है आपका 4 और 3 7, और 7 चौके कितना होता है 28, 4 पूर्णांक 2/7। ठीक। अब रहता है कि पूछ रहा है क्या कि कितने समय में काम समाप्त हुआ। 2 दिन यहाँ किया, 2 दिन यहाँ, 2 और 2 4, और 4 और 4 कितना हो गया 8, यानी 8 पूर्णांक 2/7 दिन आपका आंसर होगा। अब ऐसा तो आंसर में नहीं दिया हुआ है तो इसको तोड़ दीजिए, 8 7 56 और 2 कितना होता है 58/7 दिन आपका आंसर होगा। तो कहाँ दिया हुआ, ए में आपका आंसर है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा हम कैसे इसको बताए हैं। अगला सवाल है पाइप एंड टंकी का है। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर देते हैं। पेंदी में लगा एक नल है सी, भरी टंकी को 30 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट के बाद सी को खोला जाता है। अब यहाँ पे बात को पकड़ना है, 7 मिनट के बाद ना सी को खोलते हैं, तो 7 मिनट करेगा कौन, ये 7 मिनट करेगा कौन, 7 मिनट कौन करेगा, ए और बी करेगा। और इसके बाद कौन करेगा, इसके बाद ए बी और सी, क्योंकि सी खाली करते इसलिए मैंने इसका यूज कर दिया। ठीक, 7 मिनट तो कौन करेगा, ए बी, और बाकी जो बचा हुआ है जब बाकी समय वो आपका ए बी और सी तीनों मिलकर करता है, और सभी को जोड़ देंगे तो कुल समय निकल जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं ए का कितना दिया हुआ है 36, बी 45 और सी आपका 30। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। 36 से ये हो जाएगा 5, ये 4 बार में और ये 6 बार में। ये सब भरता है तो प्लस और ये खाली करता है तो माइनस। अब ये कह रहा है कि 7 मिनट के बाद सी को खोला जाता है, तो 7 मिनट कौन काम किया, ए और बी। तो 7 मिनट काम करवा देते हैं ए और बी का, 7 गुना 5 4 9, तो 9 7 63 काम खत्म हो गया। अब 180 में 63 माइनस हुआ तो बचा कितना आपका 117 काम। अब यही ना 117 काम जो करेगा वो सी को भी खोल दिया गया, तो 117 काम कौन करेगा, ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी, यानी खोल दिया गया। तो अब देखिए तीनों का काम देखिएगा क्या कर रहा है, 5 4 9 और 9 में 6 3 घट गया, क्योंकि ये तीनों काम हो रहा है, ये दोनों भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो काम तो 3 ही हो रहा है। तो इसका किससे भागा होगा, ए प्लस बी और माइनस सी के काम से। तो 117 को 3 से भागा लगाएंगे, 3 3 9 और 3 9 27, यानी 39 मिनट तक कौन काम करता है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो कहता है इस कार्य को करने में कितना समय लगा या टंकी भरने में कितना समय। तो पहले का 7 मिनट और अभी का 39 और 7 कितना होता है 46 मिनट में काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट सवाल, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ।
यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला होता तो 7 मिनट देरी हो जाती है, परंतु अगर 6 की चाल से मैं चलता हूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। डी बराबर क्या होता है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस या माइनस वाई और गुना क्या होता है टी। अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस का यूज क्यों किए, जब आप एक डायरेक्शन में जाइएगा तो चाल हो जाएगी माइनस, और जब विपरीत दिशा में चलिएगा तो चाल हो जाएगा प्लस। तो इसकी बात समझ में आ गया, दो चाल है। टी क्या हो गया, समय। अगर 2 घंटा 3 घंटा एक समय दिया है तो समय से गुना कर दीजिए। लेकिन ऐसा भी होगा, कोई पहले पहुंचेगा कोई बाद पहुंचेगा, तो पहले अगर बाद रहेगा तो क्या करिएगा, दोनों समय को जोड़ दीजिएगा। सेम पहले पहले रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, माइनस। तो बोलिए, पहले पहले माइनस, बाद बाद माइनस, विलंब विलंब माइनस, देर देर माइनस, पहले देर प्लस देर पहले प्लस। तो डिफरेंट रहेगा तो प्लस कर देना है। तो हमको दूरी निकालना है, चाल कितना कितना है, एक है आपका 5, एक है आपका 6, तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। अब दोनों तो अपने घर से, दोनों कंडीशन में तो घर से ही निकलता है, तो एक ही दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6 में से 5 क्या कर देंगे, माइनस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देरी पहुंच रहा है, 7 मिनट देरी और ये 5 मिनट पहले, तो ये पहले है और ये देरी है। क्या करेंगे बोलिए, प्लस करेंगे। तो 7 और 5 कितना होता है, 12। लेकिन ये मिनट में है तो घंटा में चेंज कर देंगे 60 से। ये 6 में से 5 गया, एक तो नीचे कोई वैल्यू नहीं, काम खत्म कीजिए। 12 पंचे 60, 5 5 खत्म हो गया, कितना हो गया आपका, 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, क्रमशः 126 मीटर 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में आ रही है, जिसमें प्रत्येक की चाल एक की 30 है और एक की 42 है, और मिलने के कितने समय बाद दूसरे को पार कर लेंगे। यानी कि समय पूछ रहा है, तो समय बराबर, देखिए एग्जाम में जब बनाइएगा तो ये सब फार्मूला का उपयोग कम कीजिएगा, सीधे अपना काम पे निकालिएगा दूरी। तो जब 2 ट्रेन हो तो दोनों ट्रेन की लंबाई प्लस होगी। अब यहाँ चाल विपरीत दिशा में चाल प्लस, समान दिशा में माइनस, तो दोनों का दूरी को जोड़ दीजिए, 126 और 114, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 140 हो गया। तो ये हो गया मीटर, तो इसका भाई होता है मीटर, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड तीनों एक जैसा होना चाहिए, और किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा, ये तीनों एक कंडीशन में होना चाहिए। तो सवाल तो सेकेंड में पूछ रहा है, तो सेकेंड और मीटर ठीक है, ये जो है दिया हुआ है कौन चीज, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में करना होगा। तो पहले जोड़ लेते हैं, 40 30 कितना हो गया, 72, इसको 5 बटे क्या करेंगे, 18, 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। काटिएगा, 18 चौके 72, 4 से 60 बार में और 5 से 12 बार में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 12 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ये देख लिए सवाल को। अब ये सवाल को बनाइए। एक नाविक धारा के विरुद्ध, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स, इसको याद कर लीजिएगा, ये याद कर लेते हैं, समझिए बहुत काम आपका हो जाएगा। y बराबर u माइनस वी, u बराबर x प्लस वाई बटा 2 और v बराबर x माइनस वाई बटा 2। ये u x क्या है, दिशा में चाल, u क्या है, नाव की चाल, नाव हो, व्यक्ति हो, जहाज हो, कोई भी हो, उसकी चाल, शांत जल में हो चाहे कहीं भी हो। ये क्या हो गया, धारा, नदी, बहाव की चाल, सब चालें हैं। ये y क्या हो गया, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में आपका चाल हो गया। u तो हो गया नाव व्यक्ति जहाज, और भी हो गया आपका नदी, धारा, जो भी आप बोल सकते हैं, नदी की चाल। तब आपको नाव की चाल निकालना है, तो ये x और y को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा लगाइएगा। अगर धारा की चाल निकालना है
एक्स वाई को घटा दीजिएगा और 2 से माइनस कर दीजिएगा। ये सब चीज जान गए। अब होता क्या है कि नदी में जब करंट इधर बह रही है तो आपकी चाल बढ़ जाएगी, आपकी चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, और वही करंट जब उल्टा दिशा में हो और आप जा रहे हो तो आपकी चाल घट जाएगी, और आपकी चाल हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि सवाल उसी का रहता है जिसमें आप जा सकते हो। अब मान लें कि नदी की धारा इतनी तेज है कि आप रखे पैर नहीं कि बह जाइएगा, तो उसमें उस प्रकार का सवाल थोड़ी पूछे। आपकी चाल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, नाव का, जहाज का। वो टपने का ना बात करता है, पार करने की बात करती है, ठीक है। तो ये देखिए धारा के विरुद्ध यानी क्या दिया है बोलिए? वाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, धारा के विरुद्ध वाई 10 किलोमीटर और धारा के दिशा में 25 किलोमीटर, और दोनों दिशा में 5 घंटे का समय लगता है। तो दूरी दिया है, समय दिया है, तो हम लोग का फर्ज क्या बनता है? चाले निकालने का ना। तो वाई भी चाले है, तो दूरी कितना है आपके पास? 10 किलोमीटर, समय कितना लगता है? 5, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 से कट जाएगा 2 बार में। अब बताइए एक्स हो गया आपका दिशा में, तो दिशा में दूरी कितना चले हैं? 25, और आपकी समय कितनी लग रही है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल गया एक्स वाई। अब आपको अपना चाल निकालना हो या नाव का चाल निकालना हो, आराम से निकाल सकते हैं। मान किसका रहा है? धारा का चाल। तो धारा का वेग यानी कि v पूछ रहा है, v बराबर क्या बताएं? x माइनस वाई और बटे 2 लिखा है ना v। तो 5 में 2 गया 3, और 3/2 कर दीजिएगा, कितना आएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर यही पूछेगा u तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 2 7, और 7/2 कितना हो जाएगा? 3.5 किलो, है ना आपका किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी चाल ज्यादा हुई और नदी की चाल कम हुई तो हमेशा आपकी चाल ज्यादा होगी। चाहे आप नाव पे रहे, चाहे जहाज आप चलाते हो, आप ही का लिखाता है। नाव जहाज सब एक होता है, नाव जहाज आदमी सब यूए कहलाएगा। यू मतलब आप ऐसे भी समझिएगा। कोई साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो जब भी गुना गुनी की हो जाता है, हो जाती है बात करता है, तो वो हमेशा क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन क्या लीजिएगा? हमेशा 1, और मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 3। और मूलधन को क्या कहते हैं? टोटल अमाउंट। इसमें ब्याज भी है, तो इन दोनों का अंतर ही मेरा क्या कहलाएगा? ब्याज। अंतर कितना हो गया? 2। और ब्याज का फॉर्मूला क्या? सवाल किसका है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो कितना है मूलधन आपके पास? 1, समय कितना है? 30, दर का पता नहीं है, दर आर लिख देंगे और बटे कितना कर देंगे? 100। 1 0 कट गया, ये गया ऊपर, तो 10 में कितना हो गया? 20, और 3 आ गया नीचे। तो 20/3% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है 20/3% वार्षिक। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। इसको देखिए, थोड़ा सा क्या करना पड़ता है कि पढ़ाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन बीच बीच में रुक जाते हैं। आप अगर 2 घंटा ही पढ़ते हैं तो डेली पढ़िए, अगर 4 घंटा पढ़ते हैं तो पढ़िए, डेली पढ़िए। कोई भी काम नित्य दिन कीजिए जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाए। होता क्या है, एक कहानी था कछुआ और खरगोश का। तो खरगोश कुदुक कुदुक के चल रहा था, उसको ज़्यादा घमंड हो गया कि कछुआ तो बहुत पीछे है और हम तो जो है बहुत पिकअप से निकल गए। और निकलने के बाद वो थोड़ा सा आराम करने लगा पैर के नीचे। वो पुरानी कहानी है, ठीक है। तो उसको जो है बैठ के आराम किया, सोचा कि हम तो बहुत तेज हैं, अब हमको कितना पढ़ना है, दूर 2 साल 1 साल मैथ नहीं हो पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल साइंस नहीं हो पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वो बैठ गया। लेकिन कछुआ क्या किया, वो धीरे 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 अपना चलना को रोका नहीं और चलते रह गया। और जीत किसकी हुई? कछुए की हुई। तो होता क्या है कि कभी कभी तेज जो होता है वो फेंका जाता है, और मीडियम जो होता है कम पढ़ा हुआ और मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का वो निकल जाता है। यही कारण है कि आप अगर 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं
तो अपना काम कीजिए 2 घंटा, उसके बाद जो करना डांस करना डांस कीजिए, नाली में कूद के डांस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने अपना काम कर चुका है। तो 20/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 40,960 रुपये हो जाता है। तो वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, तो वर्तमान मूल्य का मतलब वही मूलधन मांग रहा है आपसे, ठीक। ये देखिए, जब दर दिया हो तो सवाल को हम चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत आसान तरीका से बनाते हैं, इसको देखिएगा। तो 20/3% को तोड़ दीजिए तो 300 होगा, ये जीरो कट जाएगा 2 से 1 बार में और ये 15 बार में। अब जो नीचे लिखा हुआ है ये मेरा हो जाएगा मूलधन, और ये जो इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा कौन चीज, मिश्र धन। तो कौन मिश्र धन, सवाल चक्रवृद्धि का है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो अब बताइएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूलधन और यहाँ क्या लिख देंगे, मिश्र धन। मूलधन कितना लिख देंगे 15 और मिश्र धन कितना लिख देंगे 15 1 16। अब अगर जितने वर्ष का सवाल हो, 2 वर्ष का सवाल हो 2 पावर, 3 वर्ष का सवाल हो 3 पावर, तो सवाल कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, इस पे भी पावर 3 और इस पे भी पावर 3 बैठा देना है, बैठा दिए। और 15 पे पावर 3 कितना होता है 3375, और 16 का क्यू कितना होता है 4096, ठीक है। और इनका अंतर अभी हम पीछे बताएं, कभी भी मूलधन और मूलधन का अंतर हमेशा क्या बनाएगा, ब्याज। तो ये कौन ब्याज बनाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। घटा लीजिएगा, 6 में 5 गया 1, 9 में 7 गया 2 और 10 में 3 गया 7, 721। इस तीनों में से कोई एक चीज तो देगा वो, अनुपात, सब अनुपात है, टोटल अनुपात है, एक का मान तो आपको निकालना होगा। तो कोई चीज तो दिया है, तो ये जो इतना रुपया जो पैसा दिया, हम लास्ट में किसी से 5 लाख रुपया लेते हैं और जो 6 लाख देते हैं, तो 1 लाख कौन चीज दिए, ब्याज ना दिए जी। तो 5 लाख और 1 लाख मिलकर क्या बन जाता है, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। तो यानी इसका वैल्यू दिया है, तो 4096 का वैल्यू कितना दे दिया है 4096 जीरो। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 1 कट जाएगा 10 बार में, 1 का वैल्यू 10 हो गया। अब आपसे जो निकालना है निकाल सकते हैं। अगर ब्याज पूछेगा तो 721 गुना 10 कर दीजिए, अगर मूलधन पूछा तो 3375 गुना 10 कर दीजिए। तो आपसे क्या पूछा है, मूल्य यानी कि मूलधन पूछा है, बस इसको 10 से गुना कर दीजिए। 3375 को 10 से गुना करेंगे तो 33,750 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार पार्क है, एरिया का सवाल जो होता है ना, आप फॉर्मूला को एकदम इतना अच्छा कर लीजिए कि फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहे, ओठ पर रहे। फॉर्मूला आपको बहुत टन चाहिए, एकदम कोई पूछे नहीं कि उसका फॉर्मूला बता दें। बने कि 2 से 3 से 4 लाइन तक में ये हिसाब बन जाता है, लेकिन फॉर्मूला आपका टन चाहिए। और फिगर, फॉर्मूला फर्स्ट से फिगर दोनों ठीक कर लीजिए। एक आयताकार पार्क, तो पहले हम आयताकार पार्क बना लेते हैं। बना लिया, ये दे दिया है लंबाई, ये दे दिया है आपको 110 और ये दे दिया है 65। इसके अंदर रास्ता है, तो इसके अंदर रास्ता है तो अंदर आपका रास्ता है, इसके अंदर ये आपका रास्ता है, ये आपका क्या है रास्ता है, इसके अंदर आपका रास्ता है। और रास्ते की चौड़ाई कितना दिया है 2.5। तो 2.5 जो दिया है आपको, तो थोड़ा समझिएगा, तो 2.5 इधर होगा और 2.5 इधर होगा। अब बताइए ये वाला का लंबाई हम नहीं निकाल सकते हैं, तो टोटल 65 में से 2.5 कितना हो गया, 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 2.5 ढाई 5 होता है, और 65 में 5 घट गया 60, अंदर का ये लंबाई 60 निकल गया। अब इसकी चलते हैं, तो ये भी तो मेरा 2.5 होगा और इधर तो मेरा 2.5 होगा। तो फिर ये पूरा 110 में 2.5 यानी 110 में कितना 5 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 हो गया। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब कहता है रास्ते पर 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर मेरा खर्च होता है। तो देखिए प्रति वर्ग मीटर लगाया है, तो एक चीज याद कीजिएगा, कुल खर्च निकालने का हम 3 चीज बता देते हैं इसमें। कुल खर्च कभी भी निकालने का मन करे,
क्षेत्रफल गुना प्रति वर्ग मीटर दर। अगर प्रति वर्ग मीटर दर दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, अगर प्रति वर्ग मीटर दिया क्षेत्रफल निकालना होगा। कुल खर्च आयतन गुना प्रति घन मीटर दर। अगर घन मीटर दिया है तो आपको आयतन निकालना होगा। फिर एक आते हैं कुल खर्च, परिमाप गुना प्रति मीटर दर। ये नोट कर लीजिएगा, अगर प्रति मीटर दर दिया है तो आपको उस फिगर का परिमाप निकालना होगा और उतने रेट से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका सवाल में क्या लगा हुआ है, वर्ग मीटर, तो आपको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला में से ये छोटा वाला को निकाल देंगे तो यही न बचेगा। जैसे पेपर कटिंग करते हैं, इस बड़ा वाला सीट में से ये छोटा वाला कटिंग कर देंगे तो ये रास्ता ही बचेगा, बस वही कर देना है। 110 गुना 65 और 105 गुना 60 को गुना करके या घटा देंगे। तो चलिए 110, क्योंकि ये आयत है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 11 5 55, 11 6 66 और 5 71, तो 7150 हो गया। उसके बाद कितना, 105 और गुने 60, 6 5 30 और इधर हो गया 6 5 30, यहाँ 0 होगा और यहाँ 3 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6, 6300। इसको माइनस कर लेते हैं, ये क्या बन गया मेरा, रास्ता का क्षेत्रफल। 0 5 और 11 में 3 गया 8, यानी कितना आया 850, यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 850 वर्ग मीटर। कितने रुपये खर्च कर रहे हैं, 6 रुपये कर रहे हैं, बस 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया कुल खर्च। अभी बताएं कुल खर्च बराबर, तो 0 6 5 30 के 0, 8 5 8 6 के 48 और 3 कितना हो गया 51, यानी कितना खर्च किए आप, 5100 रुपया आपका खर्च लगेगा। देखिए ये नोट कर लीजिएगा। अब ये हम आप बता दिए, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, ये चल जाएगा नीचे, कुल खर्च में प्रति वर्ग मीटर दर से भागा लगा दीजिए। अगर आपको आयतन निकालना है तो कुल खर्च में से प्रति घन मीटर दर भागा लगा दीजिए। अगर परिमाप निकालना है तो कुल खर्च में से प्रति मीटर दर माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 ठोस घन है यहाँ पे, 3 ठोस घन की भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी है। इन्हें मिलाकर या पिघलाकर, यहाँ पे पिघलाकर होना चाहिए, तब पिघलाकर, ठीक है, इन्हें क्या होना चाहिए, पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, जब छोटे छोटे टुकड़े घन का हो, चाहे गोला का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, जब उसको पिघला कर मिलाइएगा, सभी के आयतन को जोड़ दीजिएगा। तो सभी के आयतन को जोड़िएगा तो वो उसके बड़े भाग का आयतन निकलेगा। जब बड़े भाग का आयतन निकलेगा तो वहां से हम भुजा निकालेंगे, और भुजा निकालने के बाद हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि ये सवाल है घन का, तो घन में होती है भुजा। तो जैसे ये घन है, घन की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और छोटा छोटा टुकड़ा मिलके ये बड़ा घन बना है। तो हमको घन की भुजा निकालना है, तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर AQ, और विकर्ण बराबर इसका क्या हो जाएगा, A√3। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4A², क्योंकि ये ऊपर का और नीचे वाले का कैंसिल कर दिया जाता है। और संपूर्ण बोलेगा तो सबको जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये सभी 6 भाग होता है, तो ये क्या हो जाएगा 6A²। तो आपसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हमको A निकाल कर 6 से A निकाल कर क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है और 6 से मल्टीप्लाई
करना है। तो हम सभी छोटे छोटे घन के आयतन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि जब कोई ठोस जब लिक्विड बनता है तो वो आयतन होता है, वो आयतन जाके ठोस हो जाता है तो वो आकार के रूप में धारण कर लेता है। ठीक है, तो अब ये छोटे घन का आयतन है, तो क्या होता है आयतन भुजा का क्यू, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यू 1, 6 का क्यू 216 और 8 का क्यू कितना हो जाएगा 512। इन सबको जोड़ देंगे तो 6 2 8 1 9, 1 1 2 और 5 2 7, 729। तो ये क्या हो गया, बड़े घन का आयतन। तो हम लिख सकते हैं घन का आयतन। अब ये बड़ा हो गया तो सीधे घन का आयतन लिखेंगे, क्या बड़ा लिखेंगे, घन का आयतन 729। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, बड़ा है तो ए क्यू लगा दिए, बड़ा ए लिख दिए, बराबर 729। तो हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ये चल जाएगा अंदर, तो ये अंदर घनमूल हो जाएगा 729। ये किसका क्यूब है, तो ये 9 का है। तो निकल गया मेरा भुजा, क्या निकल गया 9 निकल गया। अब हमको क्या निकालना, अब हम जो भुजा निकल गया तो हमको जो निकालना है निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का पूछा है तो क्या हो जाएगा 6a का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है 6a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 नमा 81 को 6 से गुना कर देंगे, 6 और 8 6 के 48, कितना हो गया 886। तो 886 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये देख लीजिएगा, अगर यही गोला का सवाल होगा तो सभी छोटे गोले का आयतन को जोड़ दीजिएगा, बराबर बड़ा गोला का आयतन हो जाएगा। अब 4/3 क्या हो जाएगा 4/3 पाई और बड़ी आर का क्यूब हो जाएगा, और ये इधर जाएगा और आर का मान आप वहां से निकाल लीजिएगा तो वो आर निकल जाएगा। उसके बाद जो पूछेगा वो बना दीजिएगा। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एरिया और वॉल्यूम के सवाल में। अगला सवाल है, एक घड़ी है और एक घड़ी में, देखिए घड़ी में क्या होता है, ये आपकी घड़ी है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये 3 है और ये बड़ी मिनट की सुई यहाँ 12 है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब ये 90 डिग्री का तो पूरा का पूरा 360 होता है, तो शेष कितना बनाएगा 360 माइनस 90, 0, 16 में 9 गया 7, 270 डिग्री। तो यानी कि 2 एंगल बनता है। हमेशा क्या बनता है, अगर एक इधर बनेगा तो एक रेस्ट बनेगा। तो इसलिए इसमें हम फार्मूला बता देते हैं, वो फार्मूला यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11/2 मिनट और प्लस या माइनस 30 इंटू घंटा। अब हम ये प्लस माइनस का यूज क्यों किए, कभी प्लस वाला आंसर होता है, कभी इधर वाला आंसर होगा और कभी उधर वाला आंसर होगा। ठीक है, तो 11/2 लिख देंगे। मिनट कितना दिया हुआ है, ये 40 मिनट दिया हुआ है, 40 लिख देंगे, माइनस 30 इंटू घंटा कितना दिया हुआ है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से कितना हो गया, ये 20 बार में 11 दूना 22, 220 और माइनस 60, तो कितना हो जाएगा आपका 160 डिग्री। ये भी आपका आंसर होगा। और 360 में से 160 डिग्री आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 में 6 0, कितना हो जाएगा 200 डिग्री। तो आपका 200 डिग्री वाला भी आंसर होगा और आपका 160 डिग्री। तो क्या 200 डिग्री दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 160 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल है ये, इसमें हम जब जब आएगा तब तब आपको इसका फॉर्म लिखाएंगे। एक होता है एनसीआर, तो इसमें एनसीआर नहीं एनपीआर है। तो इसका तरीका क्या कीजिएगा, ये दोनों लिखा ना तो दोनों को लिखिएगा, नहीं आप कुछ लिखेगा 5 4 2 3 कुछ भी लिखेगा। तो ऊपर एन और नीचे यहाँ पे आर ऐसे करके, ये है इसका क्या कहते हैं फैक्टोरियल, ये घटते क्रम में होता है। अब फिर आप कीजिएगा माइनस दोनों का, तो एन और माइनस आर हमेशा इसमें से ये घटता है। ठीक, और जब भी तोड़ने का मन करे फैक्टोरियल एन को तो ये घटते क्रम में टूटेगा, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, इस प्रकार से ये टूटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तोड़ने का तरीका हुआ। जैसे अगर 12 देता है तो 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, इस प्रकार से ये 1 तक चला जाता है, ये घटते चला जाता है। अब एक क्या दिया है एनपीआर। एनपीआर का बहुत आसान तरीका है एनपीआर तोड़ने का, जो लिखल है उसी को तोड़ दीजिए, बट फैक्टोरियल एन और वेक्टर फैक्टोरियल एन और माइनस आर, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं, एन माइनस आर लगता है। ठीक है,
तो ये हम दो तरीका बता दिए, एनसीआर वाला और एनपीआर वाला, दोनों को याद रखिएगा। तो एनपीआर का सवाल है, ये देखिए, तो उसको तोड़ लीजिएगा, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर लिख दिए, और बराबर 20, उसको भी तोड़ लेंगे, फैक्टोरियल एन, हमेशा इसमें से ये घटेगा, और एन माइनस 2। इसको मत तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा, क्योंकि ये घटते क्रम में ऐसा आ जाएगा, ऐसा ये आएगा, जहां ये आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, कट जाएगा ये। इसको भी तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, तो वहीं तक छोड़ देंगे, तो इसको तोड़ते हैं। अभी हम यहाँ बताए हुए हैं तोड़ने का तरीका। एन यहां तक आने का इंतजार कीजिएगा, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, अब आएगा तो बस लगा दीजिएगा फैक्टोरियल और एन माइनस 4 कर दीजिएगा। अब बटे इसको मत तोड़िए, क्योंकि ये सेम सेम हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी कीजिएगा, एन, एन माइनस 1, अब आएगा फैक्टोरियल एन माइनस 2, और बटे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस 2, और ये सेम सेम कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या क्या है, एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, और इधर क्या बचा है, 20 गुने एन इंटू एन माइनस 1। अभी भी कटता है तो काटेंगे, ये एन और ये एन खत्म, एन माइनस 1, एन माइनस 1 खत्म, बचा क्या, एन माइनस 2 और एन माइनस 3, और बराबर कितना, 20। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो जितना माइनस की संख्या कम होगी वो बड़ा होगा, जितना माइनस की संख्या होगी वो ज्यादा होगा। तो इसको तोड़ दीजिएगा, तो बोलिए 4 5 कितना हो जाएगा, 20। तो बताइए ये छोटा वाले का मान है, तो ये किसका मान है, ये 4 जो किसका मान है, ये इसका मान हो गया, और 5 किसका मान हो गया, इसका मान हो गया। तो कोई दोनों में से कोई एगो से आप बना सकते हैं। तो n माइनस 2 बराबर 5 लिखिएगा, इसलिए n बराबर 2 चल जाएगा उधर, तो 5 2 कितना हो गया, 7। आपका 7 आंसर n का मान हो जाएगा। अगर इससे भी बनाइएगा तो n माइनस 3 बराबर 4 लिखिएगा, 3 चल जाएगा उधर, वो भी फिर भी क्या आएगा, 7 ही आएगा आंसर। देख लिए इस सवाल को, ये फॉर्मूला देखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को। अब है पासा का सवाल। पासा का सवाल के में है प्रायिकता का सवाल, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों फलकों पर आने वाली संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पहली बार इसका फॉर्मूला एगो जानिएगा, इसी से सारा फॉर्मूला से बनता है, पीई, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना। ये होता है नंबर ऑफ इवेंट, घटना की संख्या कितनी हो गई, और ये नंबर एफएस, मतलब टोटल संख्या कितनी है। तो देखिए एनएस निकालना आसान है, पासा का सवाल है तो पासा पर ध्यान दीजिएगा। पासा को हम लोग बोलते हैं डाइस। जब लूडो खेलते हैं डाइस होता है, तो डाइस में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखिए। अगर एक पासा फेंके है तो 6 पे पावर 1, अगर 2 पासा फेंके तो 6 पे पावर 2, 3 पासा फेंके तो 6 पे पावर 3, तो ज्यादातर 3, और ढेर कठिन होगा तो 4 गो पासा फेंकेगा 6 पे पावर 4, इस प्रकार। तो आप के गो पासा फेंके हैं, 2 गो पासा आपने फेंका है, तो आपका एनएस कितना निकल गया, 6 पे पावर 2 एनएस निकल गया। अब हो गया एनई, इसी में आपको जो है अच्छा से दिमाग लगा के निकालना है। एनएस निकालना बड़ी बात नहीं है, एनई घटना ये हुआ, 2 गो आप के गो पासा फेंके हैं, 2 गो, तो 2 मिलके 9 पूरना चाहिए, 2 मिलके 9, सेम नहीं होना चाहिए, 2 मिल, एक बार सेम होना चाहिए, बार बार सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 9 पुराते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं हम 3 से, क्योंकि 1 6 7 होता है, 2 6 8 होता है, 3 6 9 होता है, 3 और 6 ये 2 पासा हुआ, तो 3 6 मिलके 9 बनेगा। तो पहले वाले में 3 आया, सेकंड वाले में 6 आया। अब पहले वाले में 6 और सेकंड वाले में 3, तो 6 + 3 9 हो गया, ठीक। अब ये 3 से बन गया, तब 4 और 5 9 बनेगा, 4 + 5 9, तो कंफर्म है 5 + 4 9 भी बनेगा। अब कोई संभावना है अब नहीं बनेगा आपका 9, तो 1 2 3 4, तो कुल कितना नंबर हो गया, 4 गो। बस अब यहां जो फॉर्मूला लिखा हुआ वो बैठा दीजिए। तो पीई बराबर क्या होता है, एन ई और बटे एन एस।
नंबर ऑफ घटना कितना आया है 4 गो, और NH कितना है 2 गो पासा फेंके है तो 36, 4 से 1 बार में, 4 से 9 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/9 इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा, अगर ये एक पासा फेंकने का सवाल होता तो यहाँ 6 आता, 2 पासा फेंकने का तो 6 पे पावर 2 36, 3 पासा तो 6 पे पावर 3 216, इस प्रकार से 3 तक आपको पूछता है, 4 बहुत कम संभावना है। अब ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में आपको ये बात पर ध्यान देना होगा, फिगर आपकी बन गई तो सवाल आपकी बन गई, फिगर में गड़बड़ी हुई तो सवाल में भी आपकी गड़बड़ी होगी। समुद्र में स्थित एक प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ का मतलब होता है, देखते हैं सैनिक बॉर्डर पर रहता है, एक ऊंचा सा टावर होता है, वहां बैठा रहता है और टॉर्च से या लाइट से या बंदूक से देखते रहता है, उसी को हम प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। तो उसी प्रकार समुद्र में भी होता है कि देखता है, बीच में लगल रहता है, लाइट रहता है, कौन सी जहाज आ रही है, कौन सी जहाज आ रही है। तो प्रकाश स्तंभ है, दोनों ओर से नाव आ रहा है, तो एक हम प्रकाश स्तंभ बना लेते हैं। ये हमने प्रकाश स्तंभ बना लिया, ये प्रकाश स्तंभ, और इसकी हाइट आपको दे दिया है कितना 100 मीटर है। ये प्रकाश स्तंभ की कितना दिया 100 मीटर। अब दोनों ओर से आ रही है, तो एक इधर से भी आ रही है नाव और एक इधर से भी आ रही है नाव, तो दोनों ओर से नाव आ रही है, और दोनों ओर से नाव से, अब नाव से देख रहे हैं, याद रखिएगा, नीचे से जब ऊपर देखिएगा तो अवनयन कोण, और ऊपर से नीचे देखिएगा तो उन्नयन कोण, ठीक है। जब नीचे से ऊपर देखिएगा, नीचे से आप ऊपर देखिएगा, नीचे से ऊपर देखिएगा तो ये क्या कहलाएगा अवनयन कोण। जब आप ऊपर से आप अगर नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण 2 गो 9 लगेगा, चल हिंदी में इसमें क्या है, उन्नयन कोण लिख देते हैं, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर देखिएगा, अब देखिए ये ऊंचा जगह है और यहाँ से हम जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नजदीक जाएंगे मेरा सर अपने आप उठता चला जाएगा, मेरा एंगल बढ़ेगा। अब जब हम ऊपर से कोई देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो मेरा आंख ऐसे रहेगा, और जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो ये मेरा आंख जो है झुकता चला जाएगा। तो ये बात पर हमको ध्यान देना है। तो ये एक हो गया आपका 30 डिग्री और एक हो गया आपका 45 डिग्री, क्योंकि आप नीचे से देख रहे हैं 30 और 45। और यही पूछ रहा है कि प्रकाश स्तंभ की चोट देखने पर 30 और 45 का उन्नयन कोण बनते हैं यदि, यहां होगा अवनयन कोण, अवनयन कोण बनते हैं यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर हो, तो दोनों नाव के बीच की दूरी, यानी यहां से और यहां के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C और इसको D, यानी कि BD और DC को जोड़ देंगे तो मेरा ये मान निकल जाएगा, यानी कि BD और प्लस DC का मान निकालना है। सब कुछ हो गया। अब देखिए ये तो कर्ण हो गया, कर्ण का तो फॉर्मूला में साइन का फॉर्मूला लगता है कोसेक का, ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है, जब एंगल के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब आधार के फॉर्मूला में किसका आता है tan का फॉर्मूला। अब ये एंगल है तो ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो हमको एंगल से मतलब है, ठीक है। तो कोई एगो पहले ले ली, तो पहले यही लेते हैं tan 45, तो ये 45 मतलब आप tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार, यानी P बटे B, तो ये AD बटे DC, AD और बटे DC। AD का मान कितना है 100 और DC तो आपको निकालना है, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 100 बटे क्या हो गया DC, इसलिए DC चल जाएगा इधर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 आने से कुछ होगा नहीं, तो DC बराबर कितना निकल गया आपका 100 निकल गया। तो ये आपका 100 निकल गया, ये आपका 100 निकल गया। अब चलते हैं tan 30 कांड करके, tan 30 डिग्री, ये भी क्या होगा लंब बटे आधार AD और बटे क्या हो जाएगा BD, AD कितना है आपका 100 अब बटे क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3,
और यहाँ कितना हो जाएगा 100/BD। अब तो चलेगा BD इधर, ये चलेगा उधर, तो इसलिए BD बराबर कितना हो जाएगा 100√3। तो ये भी निकल गया मेरा 100√3। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस 100√3, 100 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ तो 1 बचेगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा √3। अब 100 लिखिएगा, √3 का मान कितना होता है 1.73 होता है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.73, और 2.73 को हम तोड़ देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचा 273 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने बताया, इसको फिर से देख लीजिएगा। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रही, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।